नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मंथन पाठशाला में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब सही होंगे, ठीक है, और तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि यूपीपीसीएस का पीटी कब है। यूपीपीसीएस का पीटी 6 दिसंबर 2026 को है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक जहाँ से भी जिस तरीके से पढ़िए, ठीक है, लेकिन उसके साथ में टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है टेक्निकल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद में ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन में रहती है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज लगाने से कन्फ्यूजन दूर होता है, क्लियरिटी आती है, ठीक है, और कुछ नए नए क्वेश्चंस भी मिलते हैं और पैटर्न भी मालूम चलता है कि कहाँ किस तरीके से क्वेश्चन के पैटर्न इस समय बदल रहे हैं। बदलाव के दौर में आयोग चल रहा है, ठीक है। और पिछले कई सालों से मैं पीटी के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। एक पिछले साल का 2024 का छोड़ दिया जाए, इसमें क्या कहते हैं, फिर भी 89 क्वेश्चन सही थे। और कभी भी ऐसा रहा नहीं है कि जिसमें 105 से 113 क्वेश्चन के बीच में मेरा सही ना रहा हो, ठीक है। और मैं लगातार मेंस लिखता रहा हूँ और पिछला 2024 इंटरव्यू भी दिया, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज्ञानी हैं और ज्ञान की बातें करते हैं, आप लोगों को जानकारी नहीं। आप लोग भी पढ़ते हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा है आप लोगों के पास में। बस इतना स्कोर करने के पीछे का रीज़न क्या है, और वही स्कोर करना है, क्योंकि एक टारगेट लेके चलना है 100 प्लस का। अगर हम 100 प्लस का टारगेट लेके चलते हैं तो निश्चित तौर पे पीटी से हम कभी वंचित नहीं रहेंगे। पीटी से हम कभी भी वंचित नहीं रहेंगे और स्कोर हमेशा 100 प्लस ही लेके चलना चाहिए। इस बार क्या कहते हैं, जिस तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है, एसडीएम और डीएसपी का अच्छा खासा पद है, ठीक है, और ओवरऑल भी पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहिए, ठीक। कुछ टाइम निकाल के ज्ञान मंथन पाठशाला में हमसे आप जुड़े रहिए और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन, ठीक है, बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग लेके आ रहे हैं, ठीक है। और निश्चित तौर पे इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा और यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को एग्ज़ाम हॉल में मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, सिंधु घाटी सभ्यता से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। बताइए, ऑप्शन को देखिए। फर्स्ट है, सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। क्या ये सही है? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। सेकंड है, देख लेते हैं सेकंड कोट क्या है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की काश्य मूर्ति लुप्त मोम तकनीक जिसे कहते हैं क्या? ऐसा भी पूछा गया है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक किसे कहते हैं? तो कि किस इससे क्या तैयार किया गया था? तो ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की काश्य मूर्ति मिली है वो तैयार किया गया था, ठीक है। और ऋग्वेद में आयश शब्द का प्रयोग केवल लोहे के लिए किया गया है, ठीक है। बताइए, ऋग्वेद में आयश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? ठीक है, बताइए। अगर आप कौन, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, बिल्कुल सही है। सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, बिल्कुल सही है। क्यों मात्र सत्तात्मक थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे जो है मृद मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, ठीक है, कुछ ऐसे सिंबल अधिक मात्रा में मिले हैं। तो इस तरीके से विद्वानों ने आकलन किया कि उस समय की जो सत्ताएँ थी, सभ्यता थी, वो मात्र सत्तात्मक थी, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की काष्ठ मूर्ति, ठीक है, लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी क्या कहते हैं, वहीं से है, ये भी सही है, ठीक है। अब आप लोग बताइए, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे, ठीक है, किस नदी के तट पे बसा हुआ है, ठीक है, किस नदी के तट पे बसा हुआ है? ऋग्वेद में आयस शब्द का प्रयोग केवल लोहे के लिए किया गया है, ये तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा कि लोहे का जो क्या कहते हैं, जो आविष्कार कह सकते हो, खोज है भारत में उत्तर वैदिक काल में लगभग कितना, 1000 BC, ठीक है, के आसपास में हुआ था, जिसे कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा जाता था। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो एक और दो यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से ये ऑप्शन सही कर लीजिएगा, ठीक है।
आप लोग क्वेश्चन को देखते पढ़ते चलिए, और अगर आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन सही कर लिया है तो आप क्या कहते हैं, या आपने गेस भी कर लिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, कि मेरा कौन सा इसमें क्वेश्चन सही विकल्प सही है। इस तरीके से आप अपने, ठीक है, जो भी यहाँ पे सेट लेके आया गया है, इससे आप अपनी आकलन कर सकते हैं, और इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि किस एरिया पे हमको काम करना है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। 108 के संबंध में, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, बताइए। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो बताइए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है कि गलत है? तो ये निश्चित रूप से क्या है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो गलत है। संयुक्त बैठक की कार्रवाई के संचालन राज्यसभा के सभापति के द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है। ठीक है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ये भी गलत है। ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, स्पीकर करता है, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक, ठीक है, स्पीकर के द्वारा की जाती है, स्पीकर के द्वारा की जाती है। अभी बताइए स्पीकर किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। 118 1184 के तहत, अनुच्छेद 1184 के तहत, ठीक है, 118 और क्या कहते हैं, उप क्लॉज 4 के तहत, ठीक है, ये किया जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। 108 संयुक्त बैठक, ये इम्पोर्टेंट, दो आर्टिकल हो गया। ठीक है, और ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। अगर संयुक्त बैठक बुलाई जाती तो साधारण विधेयक पे, कोई साधारण विधेयक है उस पे बुलाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल और विद्युत अवघट मानव शरीर में जल और विद्युत अवघट संतुलन को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। यहाँ पे हार्मोन पूछा है, ठीक है, और ये कह रहा है कौन सा, कि जल और विद्युत अवघट को संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जो है उत्तरदायी है, बताइए कौन सा है, बताइए। क्या इंसुलिन है, क्या एल्डोस्टेरोन है, कि थायरोक्सिन है, कि ऑक्सीटोसिन है। तो आप लोगों ने सही कर लिया होगा, टिक कर लिया होगा। हम जो है, जो सही ऑप्शन है मैं बता देता हूँ, आप एक बार जो है चेक कर लीजिए अपने आंसर से। बी ऑप्शन एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, मानव शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए, जल और विद्युत अवघट संतुलन बनाए रखने के लिए एल्ड्रो जो एस्ट्रॉन है वो एड्रिनल ग्रंथि, यानी जो अधिवृक्क कहते हैं, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि जिसे अधिवृक्क कहते हैं, के कार्टेक्स भाग में से स्रावित होने का एक हार्मोन है। ठीक है, या किडनी को सोडियम को बनाए रखने, ठीक है, किडनी है, किडनी को सोडियम को बनाए रखने व पोटेशियम को बाहर निकालने। देखो सोडियम, किडनी में सोडियम को बना के रखना है, और पोटेशियम को क्या करना है, ठीक है, पोटेशियम को क्या करना है, बाहर निकालने का संकेत देकर रक्तचाप, जल व इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को नियंत्रित करना है। इस तरीके से एल्डोस्टेर जो है रोन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो मन करे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ठीक है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्यकालीन प्रशासन में सन्निधाता, ठीक है, या कहीं लिखा सानिध्यदाता, ठीक है, नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। इस अधिकारी का मुख्य कार्य क्या है, तो इस अधिकारी का जो है मुख्य कार्य क्या होगा, कर वसूली कर व राजस्व संग्रह है, कि राजकीय कोष या आगार का अध्यक्ष, या गुप्तचर विभाग का प्रमुख, कि न्याय प्रणाली का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मौर्यकालीन प्रशासन में
इसके कहते हैं क्या, बी, इसका बी ऑप्शन देखिए, राजकीय कोष और आगार जो होता है का अध्यक्ष होता है। ठीक है, राजकीय कोष और आगार का अध्यक्ष होता है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखित या रचित, ठीक, एक प्रशासन पे एक ग्रंथ है। प्रशासन पे ध्यान रखना, अर्थशास्त्र प्रशासन पे ग्रंथ है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उसके अनुसार मौर्य प्रशासन में जो सानिध्यदाता या राजकोष, सानिध्यदाता राजकोष जिसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में ट्रेजरी कहते हैं, और भंडार गृहों का मुख्य संरक्षक होता था। कर वसूली व कर राजस्व, कर का जो ध्यान रखिएगा, कर वसूली करने वाला व राजस्व संग्रह का कार्य कौन करता था, समाहर्ता करता था। जो पहला है इसका, ये अगर ये ऑप्शन दिया है तो समाहर्ता लगा दीजिए। ठीक है, हल्का सा अंतर है, ध्यान रखिएगा सानिध्यदाता और समाहर्ता में, कि कर वसूली व राजस्व संग्रह करेगा, लेकिन राजकीय कोष व आगार का अध्यक्ष यानी उसकी देख रेख कौन करेगा, वो हो जाएगा सानिध्यदाता के रूप में, यानी सानिध्य में रहकर। ठीक है, इस तरीके से भी आप ऑप्शन को देखकर सही कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ध्यान रखिएगा, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य, ध्यान रखिए कि देखिएगा इस चीज़ को, 4 विकल्प दिया है, असत्य पूछा है। इस तरीके से जब आप लोगों के सामने आ जाए तो उसको, ठीक है, सर्कल कर दिया कीजिए, इससे कन्फर्म हो जाएगा। कैग को पद को से उसी रीत से हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। कैग से के सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन किसी अन्य पद के योग्य होता है। कैग की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है। तो इस क्वेश्चन में बताइए कौन सा जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन सही है, 665 याद रखिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है उस तरीके से इसको हटाया जाता है, ये भी सही है। और सेवानिवृत्त होने के बाद में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक किसी भारत सरकार के अधीन किसी अन्य पद के योग्य नहीं रहता है। कैग की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति, ठीक है, करती है। ठीक है, लोक लेखा समिति करती है। बताइए लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा के कितने होते हैं और लोकसभा के कितने होते हैं। ठीक है, इसको बताइए। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद भी समझना बहुत ज़रूरी है। अनुच्छेद 148, ठीक, अनुच्छेद 148 का 4, ठीक है, के अनुसार कैग अपने पद से सेवानिवृत्त होने या पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य सरकारी पद धारण नहीं करने की योग्यता नहीं रखता है, ताकि इसका उसके पीछे रीज़न ये है ताकि उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे। अगर स्टार्टिंग में उसको ये हो जाएगा कि हम रिटायर्ड होने के बाद में हमको ये पद मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ पद, मलाईदार पद या ऐसे किसी पद पे मैं जा सकता हूँ, तो क्या होगा, बायस होकर वो कार्य कर सकता है। तो वो क्या है, इस तरीके से पद की गरिमा, स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहती है, इसलिए संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है, डार्क रिएक्शन पौधे किस भाग में संपन्न होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है साइंस का, ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं तो लगता है कि कहाँ से पूछ लिया। ठीक है, देखिए, बताइए ग्रेना से, स्ट्रोमा से और थाइलाकोइड से, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, स्ट्रोमा से। कहाँ से, स्ट्रोमा से। जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक जिसे कहते हैं, के स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा कहाँ पाया जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है यानी हरित लवक, ठीक, में पाया जाता है वाले भाग में, यानी जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक जो अभिक्रिया है जिसे केल्विन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केल्विन चक्र, ठीक है, केल्विन चक्र कहते हैं। केल्विन चक्र होती है जिसके लिए सीधे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया, अगर प्रकाशिक अभिक्रिया की बात किया जाए तो वो ग्रेना में होती है। कहाँ पे होती है, ग्रेना में। यहाँ पे प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया, और यहाँ पे अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। तो ग्रेना प्रकाशिक, ऐसे याद कर लीजिए, स्ट्रोमा अप्रकाशिक। ठीक है,
हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैचिंग का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन निश्चित तौर पे क्या कहते हैं, इतिहास का क्वेश्चन है, यानी दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अक्सर क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों से टकरा ही जाता है ऐसा क्वेश्चन। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे सुल्तान दिया हुआ है, इल्तुतमिश दिया है, अलाउद्दीन खिलजी दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक दिया है, फिरोज शाह तुगलक दिया है, और उनके कार्य विभाग की बात की जाए। बताइए इल्तुतमिश को किससे मैच कर दें, अलाउद्दीन खिलजी को किससे कर दें, मोहम्मद बिन तुगलक से किससे कर दें, फिरोज से किससे कर दें। देखिए ध्यान से, इल्तुतमिश जो है चालीसा दल तुर्कान ये चहलगानी बनाया था कि नहीं बनाया था, बनाया था। तो ये का थर्ड कहाँ है, देखिए ये का थर्ड, यानी कि जो सी ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन ये का थर्ड, ये और बी डी ऑप्शन ये ऑटोमेटिक कट गया, यानी कि ये और बी बचता है। तो इल्तुतमिश चालीसा दल यानी तुर्कान ये चहलगानी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, खिलजी ने क्या किया बताइए, दाग और हुलिया प्रथा, ठीक है, दाग और हुलिया प्रथा सैन्य सुधार के लिए किया। तो भाई हो जाएगा बी का फोर हो जाएगा, तो बी का फोर हो जाएगा, ये कट गया, ऑप्शन यही सही है। लेकिन हम और देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दीवान या अमीर को ही बनाया, ठीक है, दीवान या अमीर को ही बनाया किसानों की मदद के लिए। और दीवान खैरात, एक खैरात विभाग की स्थापना किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल, ठीक, किस दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान शामिल है, ठीक है, बताइए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं, तो 12 अनुसूची है। जब संविधान लागू हुआ, ठीक है, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे पास मात्र 8 अनुसूची थी। लेकिन उसके बाद में 9, 10, 11, 12 यानी 4 जोड़ा गया, ठीक है, अभी तक 4 अनुसूचियाँ जोड़ी जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित प्रावधान किसमें किया गया है, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में। तो 10वीं जो है, जो अनुसूची है उसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है, 10वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, ये भी ध्यान रखिएगा, 52 यानी कि 92वां संविधान संशोधन जो था, ये कब आया था, ध्यान रखिएगा, 1985 में आया था। कब आया था, 1985 में आया था, ठीक है। और 1985 में जोड़ा गया है, जिसमें विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसमें बाद में भी संशोधन हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सी सही हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए, क्या कह रहा है, यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो किनेटिक एनर्जी पर क्या परिवर्तन होगा, बताइए। जो किनेटिक एनर्जी होता है, क्या होता है, के ई बराबर होता है, ठीक है, फोर्स यानी के ई बराबर फोर्स माइनस क्या होगा बताइए, इसका एक फार्मूला होता था, ठीक है। तो फार्मूला एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है, आप लोग बताइए, इसका एक फार्मूला होता था, ठीक है, दुगना है, यानी इसका कहने का मतलब ये था कि 4 गुना हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो 2 भी हो जाता है, यानी कि उसका अगर एक वी है तो फिर क्या कहते हैं, वो बढ़ के 2 भी हो जाता है, ठीक है, 2 से गुणा हो जाती है, नहीं कुल मिला के दोगुना कर दिया जाए, 20 से 2 गुना कर दिया जाती है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 4 गुना हो जाता है, कितना, 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन लगा लीजिएगा, ठीक है। आप लोग साइंस के अगर स्टूडेंट होंगे तो उसको अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 1857, 1857, ध्यान रखिएगा, के संग्राम, ऐसे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक, ज़्यादातर ये सब एरिया बहुत अच्छा कवर किया जाता है। 1857 के संग्राम के दौरान इलाहाबाद प्रयागराज की में विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। यहाँ कह रहा है इलाहाबाद में कौन किया था, इलाहाबाद से अलग अलग जगहों से किया था, ठीक है। तो बताइए, मौलवी लियाकत अली, खान बहादुर खान, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ठीक है, ये बलिया बिहार, ठीक, आजमगढ़ तक ये लोग यहाँ से थे।
और बेगम हजरत महल, ठीक है, ये लखनऊ क्षेत्र थी। खान बहादुर, ये खान, ये बरेली क्षेत्र है, बरेली क्षेत्र था। और मौलवी लियाकत अली हो जाएगा ऑप्शन सही, ये इलाहाबाद प्रयागराज क्षेत्र था, ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज क्षेत्र है, ठीक है। और ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। देखिए, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। बताइए, भारतीयों को प्राप्त। देखिए, पहली चीज़ जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो पहले से क्या दिमाग में सेट रखिए कि भारतीयों को जो प्राप्त है वो 5 अनुच्छेद हैं, केवल भारतीयों को प्राप्त है। कौन कौन? 19 है, 15, 16, 19 और 29, 30, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। और जितने भी मौलिक अधिकार हैं भारतीयों के साथ विदेशी यानी अन्य नागरिकों को भी दिया गया है, ठीक है। तो 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या कहते हैं कि सभी लोगों के लिए हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें सही क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें बताइए सही क्या हो जाएगा। सही के लिए क्या कहते हैं, बी ऑप्शन लगा दीजिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी 14, 21, 25 यानी कि कैसे दोनों लोगों को मिल जाता है। दृष्टि की विषमता, ठीक है, दृष्टि की विषमता, ठीक है, नामक रोग के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, इसके लिए कौन सा, दृष्टि की विषमता के लिए कौन सा, ध्यान रखिएगा, दृष्टि की विषमता के लिए नामक रोग के लिए निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखो, अवतल उत्तल इस तरीके से तो पूछ ही लिए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन इसको क्या कहते हैं कि आप लोगों के सामने लाया गया है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है कि दृष्टि की विषमता यानी एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है। तो ठीक, दृष्टि वैषम्य जो होता है उसमें जो होती है, ठीक है, यानी कि आबिंदुकता, कॉर्निया की वक्रता में अनियमितता के कारण होता है, ठीक है। और एक भी ध्यान बताइए, ठीक है, उत्तल अवतल भी दिया है तो यहाँ पर भी तो बनेगा ना सवाल। तो बताइए, निकट दृष्टि दृष्टि दोष होगा तो अवतल यानी कनकेव, निकट, और दूर दृष्टि दोष होगा दूर, ठीक है, यानी कन्वेक्स, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें निकट का मतलब ये है दोस्तों कि नज़दीक की चीज़ जो वस्तुएं होती हैं वो तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की उतनी साफ दिखाई नहीं देती। और दूर में क्या है, ठीक है, दूर तो साफ दिखाई देगी लेकिन नज़दीक जो होगा वो साफ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष और उत्तल का दूर दृष्टि दोष, और बेलनाकार लेंस जो है जो होगा लगाया जाएगा वो जिसको जो है क्या कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म जिसको हो जाते हैं, दृष्टि की विषमता, जिसे हिंदी में शुद्ध रूप से क्या कहते हैं बताइए। इसे शुद्ध रूप से कहते हैं आबिंदुकता, ठीक है, आबिंदुकता या इस तरीके से दृष्टि वैषम्य, इस तरीके से शब्द यूज किए जाते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष ध्यान रखिएगा, वर्ष 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ समझौते, लखनऊ पैक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ सत्य पूछा है, ध्यान दीजिएगा। यानी 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक ही ऑप्शन सही होगा ऐसे क्वेश्चन में। यह समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। बताइए, इसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक ने किया। इसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार कर दिया। इसका परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया। बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या हुआ था, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम और कांग्रेस मिलके, ठीक है, भारत स्वतंत्रता संघर्ष के लिए बिगुल बजाया था, ठीक है। और बताइए, आरसी यानी अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किया था, ठीक है, आरसी मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किया था, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की सभा की प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग जो कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस समिति में उनके अलावा कुल कितने मेंबर थे, उनके अलावा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब कभी कहा जाता है कि प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे, तो कितने में मतलब एक अध्यक्ष होता है प्लस जो है अन्य मेंबर होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, शब्द को, सेंटेंस को समझना भी
यहाँ पे पूछा उनके अलावा, यानी कि उन्होंने उसने क्लियर कर दिया कि एक अध्यक्ष तो कन्फर्म है, उसके अलावा 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, बताइए कौन कितने हैं। टोटल 7 थे, तो इसका मतलब 6 हो जाएंगे। 6 + 1 यानी 7 हो जाएगा, 7 मेंबर थे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट इतना तो एक, चलो ठीक है, एक फैक्ट हो गया। एक दूसरे फैक्ट पे चलते हैं। प्रारूप समिति का गठन, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे के कहते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट दे दिया है कि 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, इस तरीके से क्या कहते हैं डेट दे दिया है। तो ध्यान रखिएगा ये डेट 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त कब, 1947, 1947 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। इससे कुल 7 मेंबर थे, अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा, ठीक है। कौन कौन थे, एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, और बी एल मित्र बाद में, ठीक है, बाद में एन माधवराव हो जाएंगे, इनकी जगह पे हो गए थे। और डी पी खेतान, और डी पी खेतान की जगह पे डी टी कृष्णाचारी हो गए थे। तो इस तरीके से 6 + 1 7 हो जाएंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारी जल यानी हैवी वाटर, ठीक है, D2O के मुख्य उपयोग में से किस में किया जाता है। भारी जल कैसे कहते हैं, कहते हैं ना ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई, भारी जल हैवी वाटर का प्रयोग तो कहाँ किया जाएगा। हैवी वाटर का प्रयोग बी ऑप्शन देख लीजिए, जो परमाणु भट्ठी में मंदक के लिए मॉडरेशन, एक मॉडरेटर के रूप में, ठीक है, एक मॉडरेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मॉडरेटर के रूप में। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जैसा कि हमने बता ही दिया। नाभिकीय रिएक्टरों के विखंडन जो श्रृंखला होती है, अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए मंदक यानी मॉडरेटर और शीतलक, ठीक है, कोलेंट के रूप में किया जाता है। ध्यान रखना मॉडरेटर के साथ में ये भी होता है, ठीक है, कोलेंट भी होता है, मॉडरेटर प्लस कोलेंट दोनों का कार्य करता है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है ना मज़ेदार क्वेश्चन, बिल्कुल। अगर आप लोगों ने क्या कहते हैं ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलोगे निश्चित रूप से आप लोगों के स्कोर भी बहुत अच्छे होते चले जाएंगे, ठीक है। काफ़ी कुछ समय है अभी। निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाइए। ऐसे क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, पूछे गए हैं लगातार, ठीक है। ध्यान रखिएगा पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर लगाना है, ठीक है। चलो ठीक है, ये मान लो दक्षिण है, दक्षिण से उत्तर लगाना है, इधर चलना है, यहाँ से इधर चलना है। जवादी पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी, नल्ला माइल जो है मल्ला पहाड़ी, ठीक है, नल्ला मलाई पहाड़ी है, नल्ला मल्ला, और पालकोंडा पहाड़ी, यानी कि दक्षिण भारत की, ठीक है, ये दक्षिण भारत के पहाड़ियों के बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है, दक्षिण भारत की। तो इसको हम लगा लेते हैं। देखिए उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की लगाओगे, शुरुआत करो आप। जो शिवराय पहाड़ी है, ध्यान रखना शिवराय पहाड़ी सबसे नीचे है, ठीक है, शिवराय पहाड़ी सबसे नीचे है। फिर उसके बाद हम जवादी जाएंगे, हम उसके बाद में कहाँ जाएंगे, जवादी जाएंगे, जवादी जाएंगे। शिवराय कहाँ, तमिलनाडु में, जवादी भी कहाँ है, तमिलनाडु में। अब पालकोंडा आ जाइए, पालकोंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा है आंध्र प्रदेश में। नल्ला मल्ला, ये नल्ला मलाई, ये भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, ठीक है। कौन सा, नल्ला मलाई, ये नल्ला आंध्र प्रदेश, नल्ला मल्ला, ठीक है, मलाई, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो फिर से देखते हैं, शिवराय जवादी, शिवराय जवादी, ऐसे याद करते रहे, शिवराय जवादी पालकोंडा, ठीक है, जो है नल्ला, शिवराय जवादी पालकोंडा नल्ला, शिवराय जवादी पालकोंडा नल्ला। इस तरीके से याद, पूरी ट्रिक बना के भी एस जे पी एन कर सकते हो, एस जे पी एन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं कोड बना गया, एक कुछ कोड बना के भी याद कर सकते हो, ठीक है। याद करने का कुछ भी तरीका हो सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर क्या कहते हैं ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन गलत बहुत होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि एक ही जगह के लगातार पूछ लेता है, ठीक है। जैसे साउथ का पूछ लिया, अगर मान लीजिए पूरे ओवरऑल इंडिया का पूछ ले तो आराम से हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को ना गलत हो, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के जो है क्या देता है, निर्देश देता है, बताइए। निर्देश देता है कौन सा, 40,
कि 44 कि अनुच्छेद 48 का अनुच्छेद 50। तो आप सभी लोगों को पता होगा अनुच्छेद 44। बताइए अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ? गोवा में। गोवा में लागू सबसे पहले नहीं कह सकते, बस ये कह सकते हो, हालांकि लिखा रहता है कि पुर्तगालियों के समय से ही लागू है, और जब पुर्तगाली चले गए तो वही शासन व्यवस्था में एज इट इज उसको ले लिया गया, ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल में उत्तराखंड में अपने यहाँ लागू किया है। और बताइए कौन सा स्टेट है जिसको कि लागू करने के लिए प्रस्ताव लेकर आ चुका है, ठीक है, बताइएगा। इसमें होता क्या है, मतलब इसमें क्या है कि नागरिकों के समान नागरिक संहिता का मतलब हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि जो सिविल मामले हैं, ठीक है, सिविल मामले में जिस तरीके से फौजदारी मामले होता है, फौजदारी मामले में सभी लोगों के लिए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सभी के लिए समान कानून है, ठीक है। लेकिन सिविल मामले में क्या है, ठीक है, जैसे मान लीजिए उत्तराधिकार अधिनियम है, गोद लेने का है, ठीक है, विवाह का है मुद्दा, इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ठीक है, हिंदू जो क्या कहते हैं हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं इसको, वहाँ पे गोवा में सभी के लिए वहाँ पे सिविल का और क्या नाम है फौजदारी का दोनों में समान है, ठीक है। तो इसी को लाने के लिए लगातार बात चल रही है, ठीक है, इसे बहुत सारे विरोध हैं, ठीक है, हालांकि कोई मौका मिलेगा तो उस पर डिस्कस किया जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होती है की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक, इसकी खोज किया था, इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, बताइए किसे दिया गया, किसे दिया गया? वाटसन क्रिक, रॉबर्ट हुक, हरगोविंद खुराना की लुई पास्चर। तो बताइए किसको दिया गया, किसको दिया गया दोस्तों? तो वाटसन और क्रिक को दिया गया, वाटसन और क्रिक को दिया। कब दिया गया? 19 है, ध्यान रखना 19। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले ये समझिए कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में क्या किया था, मॉरिस विल्किंस के साथ मिलकर डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। और इसी खोज के लिए 19 खोज तो 53 में हुआ, लेकिन 1962 में यानी 11 साल बाद, ठीक है, 11 साल के बाद में, 11 साल हुआ नहीं, 9 साल बाद, ठीक है, 9 साल के बाद में क्या हुआ, चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, चिकित्सा का यानी चिकित्सा का, यहाँ ध्यान रखिएगा, चिकित्सा का जो है दिया गया, ठीक है, फिजियोलॉजी का दिया गया, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, देख लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आत्मीय सभा, बताइए आत्मीय सभा की स्थापना 1815, देखिए एक तो हो गया, हमको मिल गया एक फैक्ट 1815, ठीक है। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन भी कन्फ्यूज कर जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 1815 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1815 में किया गया, ठीक है। कहाँ आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ किया? कलकत्ता में इन्होंने किया था। यह भारत में उनके द्वारा स्थापित पहला सुधारवादी संगठन था, ठीक है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में फैले अंधविश्वासों का विरोध करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था, ठीक है, एकेश्वरवाद का प्रचार करना था और अंधविश्वास ढोंग जो प्रपंच था उसको दूर करने का प्रयास करना था, जैसे सती प्रथा था, विधवा विवाह का मुद्दा था, ठीक है, नरबली का मुद्दा था, ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामाजिक मुद्दे थे, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट, बताइए इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आप लोगों को पता ही होगा, बताइए फटाफट। अनुच्छेद 52, ठीक, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो है प्रक्रिया 61 में दी गई है। महाभियोग का एकमात्र आधार क्या है? बताइए, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। एकमात्र आधार क्या है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का अतिक्रमण, ठीक है। अगर वायलेशन करता है राष्ट्रपति तो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पर भी, ठीक है, इसको सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है महाभियोग के, ठीक है, और दोनों सदनों के अलग अलग टू थर्ड मेजोरिटी, ठीक है, से पास होने के बाद में राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है, ठीक है। हालांकि अभी आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा
विषैला रसायन है, बताइए। ऐसा क्वेश्चन एक बहुत बार पूछा गया है। भोपाल गैस त्रासदी, ऐसा नहीं है कि जो पूछ लिया गया है वो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अब कभी कुछ तरीके से पूछ लेगा, कभी भाषा चेंज कर देगा, कभी मान लीजिए सन पूछ लिया कि 1984 में कहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी, रसायन। अब रसायन का नाम अक्सर पूछा हुआ है, तो देख लीजिए रसायन क्या है। अब ये एक बार क्वेश्चन पूछा था, अगर आप लोग ध्यान होगा, कभी PIQ वगैरह आपने चेक कीजिएगा, लिखा था कि कितने दिसंबर को हुआ था, तो 2 और 3, यानी हुआ क्या था, 2 और 3 दिसंबर में, नहीं रात में हुआ। तो रात में हुआ तो क्या कहते हैं 2 तारीख के बाद में अगला 3 तारीख भी आ गया, तो इसलिए 2 और 3 तारीख दोनों साथ लिखा रहता है, या कहीं कहीं पे 3 तारीख भी या 2 तारीख लिखा रहता है, तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC जिसे कहते हैं शॉर्ट में MIC, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, MIC। अब ये क्या था, कीटनाशक संयंत्र था, कीटनाशक संयंत्र था, और उस कीटनाशक संयंत्र से गैस का रिसाव हुआ रात में, उससे आसपास का जो एरिया है बहुत लोग प्रभावित हुए और काफ़ी लोगों की जान चली गई। अभी भी वहाँ पर जो बच्चे हैं, ठीक है, उस तरीके से विकलांगता की श्रेणी में अभी भी देखे जाते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी त्रासदी थी उस समय, ठीक है। और इसमें हुआ क्या था, ये मतलब जो था, ठीक है, भोपाल की यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये भी इम्पोर्टेंट है, UCIL कंपनी का नाम था, UCIL था, ठीक है, UCIL, ठीक है। निम्नलिखित में से, ठीक है, हो गया निम्नलिखित, आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, बताइए, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला या जिलेपा, सिपकीला और रोहतांग, बोमीडिला या अंगप, लिपुलेख मानंद, बताइए। नाथुला और जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है, ठीक है। अब सिपकीला और रोहतांग बताइए कहाँ पे है, ये हिमाचल में है, कहाँ पे, हिमाचल। इस तरीके से हिमाचल, इस तरीके से क्या कहते हैं आप लोग देखते रहिए, देखिए नाथुला जेलेपला या जिलेपा या जिलेपला कहाँ पे, सिक्किम में। सिपकीला दर्रा सिपकीला और रोहतांग हिमाचल में। बोमिडिला युआंग्याप बताइए कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहेंगे तो आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके खुद ही क्लियर हो जाएंगे, और आप उसे एलिमिनेट करके क्वेश्चन के विकल्प के माध्यम से भी अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। लिपुलेख और माना दर्रा ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। अब देखिए एक क्वेश्चन के साथ में कितने क्वेश्चन क्लियर हो जा रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार किसके पास में निहित है, बताइए किसके पास में। भारत के राष्ट्रपति, यहाँ कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात कर रहा है, बढ़ाने का अधिकार किसके पास, राष्ट्रपति के पास, पार्लियामेंट के पास, भारत के मुख्य न्यायाधीश की विधि मंत्रालय के पास में। तो ऐसे ऐसे क्या कहते हैं चीज़ों का, ठीक है, जो विस्तार है, क्षेत्राधिकार है, ठीक है, जो ये जुरिस्डिक्शन जिसे कहते हैं, तो ये किसके पास में है, ये हो जाएगा संसद के पास में, पार्लियामेंट के पास में, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने के तहत, 138, ऐसे अनुच्छेद भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 138 के तहत भारत की संसद को विधि यानी कानून बनाने का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों व अधिकार, जो जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, पावर एंड जुरिस्डिक्शन का विस्तार करने का अधिकार दिया गया, ठीक है, किसका पावर है मान लीजिए, और ज्यूरिस्डिक्शन, ठीक है, ज्यूरिस्डिक्शन, इन दोनों का विस्तार करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 138 के तहत। संसद ऐसा कर सकती है, ठीक है। संसद की बात की जाइए तो संसद किससे मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, इन तीनों लोगों से मिलकर संसद बनता है, ठीक है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं जिसे RBC कहते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है, बताइए, लीवर में कि स्प्लीन इन प्लीहा में कि बोन मैरो में कि हार्ट में, कहाँ पे होगा, अस्थि मज्जा, कहाँ पे होगा दोस्तों, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है, ठीक है। वयस्कों में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्य रूप से हड्डियों के अंदर
मौजूद लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, एक बार कभी पूछा हुआ था कि भ्रूणावस्था में इनका निर्माण कहाँ होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन फिर से घुमा सकता है। तो यकृत और प्लीहा में भ्रूणावस्था में होता है। ठीक है, मतलब अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। भ्रूणावस्था में कब होता है, यकृत और प्लीहा में भ्रूणावस्था में होता है। और अस्थिमज्जा में कब होता है, मतलब किस, जब व्यक्ति युवा होता है। ठीक है, अस्थिमज्जा में युवा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, वयस्क हो जाता है, तो वयस्क हो जाता है तो अस्थिमज्जा, वयस्क अस्थिमज्जा। यकृत और प्लीहा में भ्रूणावस्था की अवस्था में। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, देखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, देखिए कई बार ऐसा 1913, 14, 15 कर दिया रहता है और कन्फ्यूजन हो जाता है, तो 1913 ये हम लिख लेते हैं, 1913 हो गया। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 2 फैक्ट हो गया, 1913 और सैन फ्रांसिस्को, ये क्लियर हुआ गदर पार्टी। अब ये कह रहा है किसने किया, ये कह रहा है किसने किया। ठीक है, किसने किया बताइए। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, कि रास बिहारी बोस, कि श्याम जी कृष्ण वर्मा, कि बी डी सावरकर, बताइए किसने किया। तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने मिलके किया था। ठीक है, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में किया था। गदर पार्टी को, ये भी इम्पोर्टेंट है कि गदर पार्टी को क्या कहते थे, उसके पहले क्या नाम था, उसके पहले नाम पता क्या था, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। क्या था, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। ठीक है, स्थापना की गई थी और इसमें लाला हरदयाल जो थे संस्थापक थे। और ये भी इम्पोर्टेंट, जो लाला हरदयाल हैं संस्थापक, ये संस्थापक जो क्या कहते थे। ठीक है, और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्ष की बात किया जाएगा, संस्थापक तो ये हैं लाला हरदयाल, हालांकि दोनों लोगों ने मिलकर किया, लेकिन इसके पहले अध्यक्ष जो बनाए गए वो सोहन सिंह भागना को बनाए गए। और ये रास बिहारी बोस कौन है, ये दिल्ली षड्यंत्र वगैरह से जुड़े रहे हैं, बाद में क्या कहते हैं। ठीक है, बाहर यानी जापान और NIA वगैरह के गठन में भागीदारी निभाते हैं, और इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस के साथ में लड़ाई लड़ते हैं, ये हो गया। और कृष्ण श्याम जी वर्मा, ठीक है, ये भी क्या कहते हैं, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं। ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े रहते हैं। BD सावरकर को कौन नहीं जानता, 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष था। ठीक है, इन्होंने पहली बार, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वार एंड इंडिपेंडेंस नाम की पुस्तक लिखी, और उन्होंने इस बात के लिए जिक्र किया कि 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष ये हिंदुस्तान का पहला स्वतंत्रता संघर्ष या क्रांति थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने दोस्तों 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। कहने के लिए 25 क्वेश्चन हम लोगों के सामने हैं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक, और इस तरीके से आप ऐसे ही सेशन से जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप लोगों की तैयारी एक धारदार हो जाएगी। ठीक है, और चलते चलते एक बार और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग यदि सेशन को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ठीक है, और ठीक है, आप लोगों ने हमको इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।